मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज हम ऐसे एक विचार के बारे में बात करेंगे जिसने राजनीति को बहुत बड़ी देन थी, और वो काल था 1902 से 1979 का। जयप्रकाश नारायण थॉट के बारे में बात करेंगे। जयप्रकाश नारायण, मुझे कह देना चाहिए कि मेरी सारी शक्ति यदि लोकनीति का विकास करने में लगी रहेगी तो भी राजनीतिक क्षेत्र में क्या होता है मैं उसकी ओर से आँख नहीं मूंदूंगा। अच्छा हो या बुरा, राजनीति का एक हद तक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और मैं बाहर से इस बात की ओर ध्यान रखूँगा कि वह प्रभाव जितना संभव हो कल्याणकारी हो, ऐसा जयप्रकाश नारायण का मानना था। ऐसे महान विचारक थे। भारत के समाजवादी विचारकों में जयप्रकाश नारायण का विशिष्ट स्थान है। वो एक समाजवादी थे, गांधीवादी थे, सर्वोदयवादी थे, लेकिन इनमें से किसी के साथ वो जीवन भर बंद करके नहीं रह सके। वस्तुतः उनके जीवन और चिंतन का एक ही लक्ष्य था, वह था आर्थिक सामाजिक न्याय और नैतिकता पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना। और इस दृष्टि से उन्होंने संपर्क क्रांति की बात कही। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़े, लेकिन एक कदम बढ़ पाए, और लोकनायक का संपर्क क्रांति का विचार एक स्वप्न ही रहा। जयप्रकाश जी का जन्म बिहार के सीतावदियारा गांव में, जो अब उत्तर प्रदेश में है, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा पटना में हुई और बाल्यकाल से नैतिक तत्वों के प्रति उसका आकर्षण रहा। भगवत गीता की उनकी प्रेरणा थी। जयप्रकाश जब कॉलेज में थे तब 1921 में गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े, और 1922 में उसका विवाह प्रभा देवी के साथ हुआ। 1922 में वो अध्ययन के लिए अमेरिका गए और वहाँ 8 वर्ष तक अध्ययन किया। वो बर्कले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुई, और अमेरिका में उन्हें अध्ययन को सुचारू रूप चलाने के लिए अर्थोपार्जन करना था, और बूट पॉलिश, घरेलू सफाई आदि कार्य करते हुए श्रमिक जीवन से अनुभव प्राप्त किया। और 1934 में उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव और अन्य साथियों के सहयोग से कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की। भारत के स्वाधीनता संग्राम के उप प्रमुख सेनानी थे, और 42 में जब गांधी जी ने करो मरो का हिंसा का आह्वान किया, जयप्रकाश जी हजारीबाग जेल में नजरबंद थे। वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए नवंबर 1942 में हजारीबाग की केंद्रीय जेल से भाग निकले। भूमिगत रहते हुए लगभग 10 महीने तक स्वाधीनता आंदोलन का संगठन संचालन किया, और 18 सितंबर 1943 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर पुनः गिरफ्तार किया। अप्रैल 46 में उन्होंने मुक्त कर दिया, और 46 में गांधी जी ने उनका नाम कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए प्रस्तावित किया, किंतु कांग्रेस कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, और 46 में उन्होंने कैबिनेट मिशन योजना का विरोध किया और विचार रखा कि भारत की संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होनी चाहिए। संविधान सभा की सदस्यता का प्रस्ताव यह स्वीकार किया गया। उन्नीस सौ बावन से जयप्रकाश विनोबा के नेतृत्व में चलाए गए भूदान सर्वोदय आंदोलन की ओर आकर्षित हो रहे थे। जयप्रकाश का राजनीतिक और आर्थिक चिंतन देखेंगे हम। जयप्रकाश समाजवाद की हम बात करें, भारत के समाजवादी विचारकों में जयप्रकाश का अग्रणी स्थान है। और जयप्रकाश संभवतः अपने सार्वजनिक के प्रारंभ में एक ऐसी व्यवस्था की बात को सोच रहे थे जो आर्थिक सामाजिक न्याय पर आधारित हो। संवाद और आगे चलकर लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर आकर्षित हुआ। जयप्रकाश अपनी रचना समाजवाद क्यों वही सोशलिज्म में बतलाते हैं कि समाजवाद आर्थिक सामाजिक पुनर्निर्माण का एक संपूर्ण सिद्धांत है। इसका उद्देश्य समाज का समन्वित विकास। समाजवाद व्यक्तिगत आचरण की संहिता नहीं होकर के सामाजिक संगठन की प्रणाली, आर्थिक समस्याओं के हल को प्राथमिकता देते थे। समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। जयप्रकाश लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे। जयप्रकाश प्रारंभ से कार्ल मार्क्स और लेनिन के चिंतन की ओर आकर्षित हुए। शोषण पर आधारित वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना कार्य संवाद के आधार पर किया जा सकता है, इसलिए वो ऐसी विचारधारा की ओर आकर्षित हुए। अब हम देखेंगे विद्यमान लोकतंत्र सुधार के लिए सुझाव भी दिए उन्होंने।
जयप्रकाश आज की तथाकथित लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्थान पर एक वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के पक्षधर थे और वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना के संबंध में उनके सुझाव ये थे। पहला था दलविहीन लोकतंत्र। इस प्रसंग में जयप्रकाश ने अपने सबसे प्रमुख रूप में दलविहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किया। जयप्रकाश ने कहा कि दलीय पद्धति राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को भ्रष्ट कर लोकतंत्र को दूषित करती और हम चाहते हैं कि जनता अपने विवेक के अनुसार कार्य करते हुए राजनीतिक स्वतंत्रता का उपयोग कर सके। एक दलविहीन लोकतंत्र के आदर्श को अपनाना होगा और दलविहीन लोकतंत्र का आशय यह है कि शासन के समस्त ढांचे का विनिर्माण निर्दयता के आधार पर किया जाना चाहिए और जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव और जनप्रतिनिधियों का व्यवस्थापिका सभा में आचरण। दलविहीन लोकतंत्र का आशय है कि शासन के समस्त ढांचे का निर्माण निर्दयता के आधार पर किया जाए। दूसरी जो बात थी वो थी परोक्ष निर्वाचन की। दूसरी जो बात थी वो थी परोक्ष चुनाव की नवीन पद्धति। जयप्रकाश प्रत्यक्ष चुनाव और दलीय व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन पद्धति के विरुद्ध थे और भारत जैसे देश के प्रसंग में विशेष तौर पर प्रत्यक्ष चुनाव के स्थान पर परोक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाने के पक्ष में थे। तीसरी बात कही सत्ता की विकेंद्रीकरण और सामुदायिक समाज। विद्यमान लोकतंत्र की उसकी बुराई से मुक्त करने के लिए जयप्रकाश लोकतंत्र को पुनर्गठित करके उसे सामुदायिक समाज और विकेंद्रीकरण पर आधारित करना चाहते थे। प्राचीन भारतीय समाज के क्षेत्रीय व्यवसायत्मक समुदायों का आदर्श अपनाने पर जोर दिया और जयप्रकाश का सुझाव था कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की योजना को कठोरतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए। समाज का पुनर्निर्माण पिरामिड की भांति करना चाहते हैं और वो सबसे नीचे के स्तर पर ग्रामीण समाज, उस पर क्षेत्रीय, जिला स्तरीय, प्रांतीय स्तरीय, राष्ट्रीय समुदायों की स्थिति स्वीकार करते हैं। प्रत्येक स्तर पर सामुदायिक जीवन दृष्टिकोण विकसित करना होगा। समस्त समुदायों के कार्यों को सामान्यतः सामुदायिक जीवन में एकीकृत कर सकता है। जयप्रकाश के अनुसार लोकतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि व्यक्ति राज्य पर कम से कम निर्भर है और लोकतंत्र के पूर्ण विकास के लिए जरूरी है जनता विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से सार्वजनिक कार्य में अधिकाधिक भाग ले। हम देखेंगे जयप्रकाश की जो संपर्क क्रांति की जो अवधारणा थी, संपर्क क्रांति जयप्रकाश के चिंतन की एक प्रमुख अवधारणा और समता अपने चिंतन के प्रारंभ से ही वो संपर्क क्रांति की बात करता था, मस्तिष्क में थी और संपर्क क्रांति से उसका आशय व्यवस्था मूलभूत परिवर्तन और ऐसी व्यवस्था से था जो सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित हो। और संपर्क क्रांति के इस विचार, इस धारणा के अनुसार समाज की बाह्य रचना में परिवर्तन लाना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु मानवीय चेतना में भी उतना ही सार्थक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। भाषण में संपर्क क्रांति के बाद स्थापित समाज व्यवस्था की व्याख्या जयप्रकाश ने इस प्रकार की: एक ऐसा लोकतांत्रिक समाज होगा जिसमें प्रत्येक नागरिक श्रमिक होगा और प्रत्येक नर नारी में समानता होगी, सबको समान अवसर प्राप्त होंगे, व्यक्तियों के आय पर उतना अंतर नहीं होगा, वर्ग भेद खड़े हो जाए, सारी संपत्ति का स्वामी समाज होगा, ये प्रगति योजनाबद्ध होगी और श्रम आनंद से समन्वित होगा, जीवन आर्थिक दृष्टि से संपन्न और सुंदर होगा। 1974 अपने एक भाषण में जयप्रकाश ने कहा कि संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य भारतीय लोकतंत्र को वास्तविक और सुदृढ़ बनाना और जनता का सच्चा राज कायम करना और समाज से अन्याय और शोषण आदि का अंत करना, एक नैतिक, सांस्कृतिक और तथा शैक्षणिक क्रांति लाना है। 1974 में जयप्रकाश ने संगठित राजनीति से संन्यास लेकर अपने आप को सर्वोदय के प्रति समर्पित किया था।
लेकिन संगठित राजनीति से संन्यास लेने के बाद वो भारतीय लोकतंत्र की विसंगतियों को भूले नहीं थे। और जयप्रकाश ने देख लिया था कि समाज में इतने अधिक प्रकार की विषमता है कि सर्वोदय के समन्वय के सिद्धांत के आधार पर उनका निदान कर पाना संभव नहीं। इस विचार को भी अपनाएं कि इन विषमताओं को दूर करने के लिए एक और तो समाज की स्वैच्छिक शक्ति की ओर से प्रयत्न किए जाएं, दूसरी ओर राज्य व्यवस्था के माध्यम से प्रयत्न हो। जयप्रकाश ने संपर्क क्रांति की अपनी इस धारणा का प्रतिपादन विशेष रूप से 74-75 के वर्षों में बिहार आंदोलन का नेतृत्व करते समय किया। धारणा निश्चित रूप से पहले से थी। जयप्रकाश संपर्क क्रांति की अवधारणा के प्रमुख उद्देश्य निम्न थे। पहला था लोकतंत्र को उसकी वास्तविक शक्ति लौटाना। जयप्रकाश इस बात पर बहुत आंदोलित थे कि आज भी लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था में 5 वर्ष में एक बार अपने प्रतिनिधि चुनकर जनता के अधिकार कर्तव्यों को तीसरी हो जाते हैं और व्यवहार के अंतर्गत जनता को अपने प्रतिनिधियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। इसका विचार है कि मतदाताओं का कर्तव्य मतदान के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता और निर्वाचित प्रतिनिधि और मतदाता के बीच नियमित संपर्क रहना चाहिए ताकि वो परस्पर उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह कर सकें। लोकतंत्र को उसकी वास्तविक शक्ति लौटाने के लिए उनके सुझाव हैं। सत्ता पर प्रभावपूर्ण और वास्तविक नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रेस, न्यायपालिका, विपक्ष और बुद्धिजीवी वर्ग की अपनी भूमिका होती है और जयप्रकाश का मानना है कि प्रेस और न्यायपालिका वास्तविक और संपूर्ण अर्थों में पूर्ण स्वतंत्र होनी चाहिए। लोकतंत्र को वास्तविक बनाने के प्रसंग में जयप्रकाश 2 सुझाव दिए। प्रथम, जन समितियों की स्थापना और दूसरा रिकॉल की व्यवस्था। और जयप्रकाश कहना है कि स्थानीय और प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर जन समितियों की स्थापना की जानी चाहिए। इन समितियों का कार्य होगा उनके अपने प्रतिनिधियों तक शासन के कार्यों की देखरेख, उन पर नियंत्रण। और स्थानीय स्तर की जन समिति अपने प्रतिनिधियों, विधायक और सांसद से निरंतर संपर्क बनाए रखें, देखरेख करें, उन पर नियंत्रण रखें। प्रांतीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की जन समिति क्रमशः प्रांतीय सरकार, राष्ट्रीय सरकार के कार्य की देखरेख करें, उन पर नियंत्रण रखें। और द्वितीय कदम के रूप में जयप्रकाश ने नागरिकों के प्रत्यायन और समय के पूर्व अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने के अधिकार पर बल दिया। यदि निर्वाचक जनता ईमानदारी से ऐसा महसूस करते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य साबित हुआ या चुनाव के समय किए गए वायदों को पूरा करने के लिए सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, तो इस संबंध में अगले चुनाव के लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं। और जनता का अलिखित अधिकार है कि प्रतिनिधियों से उसकी अकुशलता, अकर्मण्यता का स्पष्टीकरण मांगे और स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होने पर उन्हें वापस बुलाने का अधिकार भी जनता को है। दूसरी बात कही, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण जयप्रकाश का सबसे प्रिय विषय था, जिस पर वो सदैव बल देते हैं। और जयप्रकाश नारायण का कहना था कि जब तक सत्ता का केंद्रीकरण होगा, तानाशाही का खतरा उतना बना रहेगा। और यदि शासन को वास्तविक विकेंद्रीकरण करना है तो सही मायने में हम लोकतंत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो जयप्रकाश राजनीतिक सत्ता, आर्थिक सत्ता दोनों के केंद्रीकरण पर बल देते हैं और उनका निश्चित विचार है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से ही एक न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना संभव होगी। उस बात पर बल दिया कि अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों, नौकरशाही दोनों के नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। अनीति और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना। जयप्रकाश का मानना था कि संपर्क क्रांति के लिए हमें प्रत्येक स्तर पर अनीति, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना होगा और विभिन्न क्षेत्रों के लिए इसके लिए प्रकाश नारायण प्रकाश डालते हुए कहा कि सीलिंग और भूमि के प्रगतिशील कानून पर अमल, अनुचित बेदखली पर रोक, भूमिहीनों के लिए खेती लायक भूमि का प्रबंध, खेती की वैज्ञानिक व्यवस्था, ये हमें करना होगा। चौथी बात की लोक शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता। संपर्क क्रांति के संदर्भ में जयप्रकाश सबसे अधिक लोक शक्ति को जागृत करने की आवश्यकता पर बल देते। और जयप्रकाश को बड़ी आकांक्षा थी कि विशाल भारतीय समाज जो सदियों से सोया पड़ा है, एक आधुनिक न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समाज में परिणित हो जाए, ये मानना था। और आधुनिक और न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक समाज भारतीय समाज के लिए उपयुक्त लक्ष्य है, इस बात को तो सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों पर विचार भेद है। उन्होंने इस विचार का प्रतिपादन किया कि राष्ट्रीय पुनर्संरचना के लिए स्वयंसेवकों की एक विशाल सेना की आवश्यकता है और वो स्वयंसेवक अपने दुराग्रहों का त्याग करें, परस्पर सहयोग के आधार पर सहकार्य करें
और स्वयंसेवक जनता के बीच जाकर उनके बीच रहकर धैर्यपूर्वक उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा और प्रेरणा दे। जयप्रकाश ऐसे समर्पित कार्यकर्ता की आवश्यकता बड़ी तीव्रता से अनुभव करते थे और उनका विचार था कि इसके बिना कोई भी योजना सफल होने वाली नहीं है। वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों से इस बात की आशा नहीं की जा सकती। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए ऐसा जन जागरण अभियान चलाना चाहते हैं। उचित प्रकार के लोग जनप्रतिनिधि चुने जाए, भ्रष्ट लोगों को जनता जनार्दन के दरबार में प्रस्तुत होना पड़े, एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक लोकतांत्रिक प्रणाली ठीक प्रकार चलती रहे। और जयप्रकाश का दृढ़ विश्वास था कि राज्य की सत्ता और विभिन्न राजनीतिक दल समाज में आधारभूत परिवर्तन ला सकते हैं। ये कार्य तो समर्पित कार्यकर्ता संगठित कार्य शक्ति से संभव। अब हम जयप्रकाश नारायण का मूल्यांकन करें तो निस्संदेह रूप से आलोचकों ने जयप्रकाश के समझ चिंतन में एक कमी बताई। उनके अनुसार जेपी के विचार प्रेरणादायी होते हुए भी व्यवहारिक नहीं कहे जा सकते। उनकी संपर्क क्रांति, दल भी लोकतंत्र की धारणा, लोक शक्ति में विश्वास आदि आदर्श के श्रेष्ठ हैं, लेकिन व्यवहार में इन स्थितियों को भी प्राप्त किया जा सकता है। निश्चित रूप से संदेह है। आलोचकों के अनुसार जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार, रिकॉल की जो बात की गई और वर्तमान में भी ऐसा उठ रहा है, व्यवहार में लोकतंत्र को आघात पहुंच सकता है। आलोचकों की इन टिप्पणियों में आंशिक सत्य अवश्य है, लेकिन इस स्थिति के एक अन्य पक्ष है कि यदि राजनीतिक चिंतन में आदर्श के तत्व नहीं होंगे तो हम राजनीतिक प्रेरणा के लिए कहाँ देखेंगे, कहाँ जाएंगे। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में जयप्रकाश का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण योगदान है और भारत में समाजवादी आंदोलन को नवीन दिशा प्रदान की। इस बात प्रतिपादन किया कि समाजवाद की मूल आस्था के तत्व प्रारंभ से भारतीय संस्कृति में विद्वान है और भारत के द्वारा अपनी परिस्थितियों के अनुरूप समाजवाद के स्वरूप को अपनाया जा सकता है। गांधी जी ने उन्हें समाजवाद दर्शन का अधिकारी विद्वान बताया। विमल प्रसाद और भारतीय समाजवाद दर्शन के मानस पिता की संज्ञा देते हैं। आर्य प्रसाद के अनुसार जेपी ने भारत के समाजवाद विचारकों के प्रचार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी बात थी कि जयप्रकाश ने सामुदायिक लोकनीति के आदर्श में से लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें राजनीतिक दलों के अहम स्वार्थ साधन अवसरवादिता के लिए कोई स्थान नहीं। वो राजनीति को लोकनीति में परिवर्तन करना चाहते हैं ताकि राज्य शोषण का प्रतीक न रहकर सेवा का प्रतीक बन जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की सहभागिता को बढ़ाना है। जन शिक्षा, जन चेतना पर बहुत अधिक जोर दिया। जयप्रकाश नारायण के विचारों को मूल्यांकन करते हुए प्रोफेसर विमल प्रसाद लिखते हैं कि उन्हें भारत में पैदा हुए राजनीतिक चिंतकों में महानतम की संज्ञा दी जानी चाहिए। उन्होंने 25 वर्षों तक भारतीय समाजवादी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया और उनके विचारों की अपील किसी भी सूरत में भारत तक सीमित नहीं है। ये जयप्रकाश नारायण जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और जीवन पद्धति को संबलता प्रदान करने की बात कही थी, नैतिकता की बात कही थी और लोकतंत्र को सशक्त और प्रशस्त करने की बात कही थी। नेक्स्ट, धन्यवाद।